जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को वेक्टर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, याद है कि भूल गए? स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस बताया था। इसके अलावा मैंने तुम्हें पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोलर और एक्सियल वेक्टर के बारे में भी बता दिया था। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताए थे जो इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। हाँ या ना? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं? नंबर 1, देखो ये भी ना एक मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप ही चल रहा है टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा या डिटेल में अंदर तक जाके इसको बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। कुछ 5-7 टाइप के वेक्टर होते हैं, वो समझ लो। अगर वो कहीं आ जाएंगे तो उसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड वैड करना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है? तो सबसे पहला क्या दिया हुआ बच्चों? इक्वल वेक्टर्स। बच्चों नाम से क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज इक्वल वेक्टर्स? नाम से ही समझ में आ रहा है। दो वेक्टर इक्वल तभी माने जाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। बच्चों अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो पक्का उनकी जो टेल की लेंथ है वो बराबर रही होगी, और जो उनकी डायरेक्शन है वो भी दोनों की, दो वेक्टर्स की सेम होनी ही चाहिए, तभी वो इक्वल वेक्टर्स माने जाएंगे। और एक बात, वो दोनों वेक्टर एक ही फिजिकल क्वांटिटी के होने चाहिए। मान लो बच्चों एक वेक्टर जा रहा है इधर, पर वो एक वेलोसिटी वेक्टर है, और एक वेक्टर जा रहा है इधर, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, पर चेक करो वो फोर्स का वेक्टर है। तो क्या ये इक्वल वेक्टर माने जाएंगे? जल्दी बोलो। तो इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और वो दोनों वेक्टर एक ही फिजिकल क्वांटिटी के होने चाहिए। समझ में आ गया? तो जल्दी बोलो क्या लिखूं मैं इसमें? दोज वेक्टर्स which belongs to same physical quantity having same magnitude। सेम मैग्नीट्यूड की जगह बच्चों टेल लेंथ बोल सकता हूं, क्योंकि वेक्टर की टेल की लेंथ ही बताती है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। एंड ऑल्सो सेम डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। क्लियर हो गया? इसका एग्जांपल दे दूं एक। बच्चों एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है। अब बताओ क्या ये इक्वल वेक्टर माने जाएंगे? क्यों भाई? जरा चेक करो, पैरेलल तो है, डायरेक्शन सेम नहीं है, यानी कि ये इक्वल वेक्टर अब माने जाएंगे। मान लो ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और मान लो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ये बात समझ में आ गई बच्चों? इक्वल वेक्टर में और कुछ समझाऊं या क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चले आगे। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ऐसा समझ लो कि दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, मतलब वो एंटी पैरेलल है। आप ऐसे समझ लो, जैसे मैंने अभी बनाया था ना, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो वो नेगेटिव, एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव माना जाएगा। मतलब मेरी बात समझ में आ गई है नहीं? अगर नहीं आई है तो जरा बोर्ड पे देखो। इफ अ वेक्टर या इफ टू वेक्टर्स have same magnitude but opposite in direction,
डिफरेंट डायरेक्शन मत बोलना, डिफरेंट मतलब कहीं भी हो सकती है, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, ऑपोजिट बोलना है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन और नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तो वो दोनों ही एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएंगे। इसको ऐसे समझो जैसे ये जा रहा है ए वेक्टर, तो अगर हम बात करें नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, मान लो बच्चों ये ए वेक्टर है, आप देख सकते हो इसकी डायरेक्शन इस साइड है, मतलब लेफ्ट टू राइट, और ये एक दूसरा वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। बच्चों चेक करो क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं, पहले मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड सेम है। बच्चों डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है या नहीं? डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, तो यहां पर ये माना जाएगा कि बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, या आप ये भी बोल सकते हो कि ए वेक्टर बी वेक्टर का नेगेटिव है। इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बच्चों यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर कौन से हो गए? इक्वल वेक्टर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इनको क्या बोलेंगे? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। मतलब बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए एंड ए वेक्टर इज आल्सो नेगेटिव ऑफ बी, तो बोथ आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। समझ में आ गया? इसके लिए क्या सेम होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? ऑपोजिट। कोई दिक्कत? चले आगे। तो ये हो गए दो टाइप के वेक्टर। इसके बाद चलते हैं नंबर 3, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। बच्चों इसका क्या मतलब है? ऐसे खतरनाक शब्दों को देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है। मॉड्यूलस का मतलब होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये एक ए वेक्टर है। बच्चों ध्यान देना, किसी भी वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, हाँ या ना? यानी इस ए वेक्टर के अंदर इस ए का मैग्नीट्यूड भी होगा और ए की डायरेक्शन भी होगी। जरा चेक करो सही है गलत है? एक वेक्टर कंप्लीट वेक्टर तब बना जब उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिए गए। तो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है? तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन दिखाने के लिए बच्चों यूनिट वेक्टर मैंने तुम्हें समझाया था। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो सिर्फ जिसका मैग्नीट्यूड ओनली 1 होता है और वो खाली डायरेक्शन दिखाने के काम आता है, तो उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कंप्लीट वेक्टर बन जाएगा? बोलो हाँ। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसके अंदर ये जो खाली मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है ना, इसी को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। मतलब अगर आप किसी भी वेक्टर के आगे मॉड का साइन लगा देते हो, ऐसे दो ऐसे बार्स लगा देते हो, तो इसका मतलब सिर्फ क्या बचेगा? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन खत्म हो जाएगी। कोई दिक्कत? पक्की बात है? जैसे मान लो ये कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर। अब आप चेक करो इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन बच्चों अगर मैं ए वेक्टर का मॉड बना देता हूं तो खाली क्या रह जाएगा उसका? तो यहां पर क्या बचेगा? खाली बस ये बचेगा ए, मतलब टेल बचेगी, डायरेक्शन खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो मॉड्यूलस मतलब मॉड का साइन, और मॉड का साइन लगाते ही सिर्फ क्या बचेगा? अरे जल्दी बोलो, मैग्नीट्यूड। तो यहां पर मैं क्या लिखूं इसकी डेफिनेशन बताओ? कुछ लिखने लायक है? मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर गिव्स इट्स मैग्नीट्यूड। खत्म। किसी भी वेक्टर का मॉड कर दो, क्या बन जाएगा उसका? मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद चलते हैं आगे नंबर 4। अगला टॉपिक है बच्चों यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये अच्छे से समझ लेना भैया। यूनिट वेक्टर, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें काफी कुछ बताया था। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो सिर्फ और सिर्फ इसका काम, इसका पर्पस, इसका उद्देश्य सिर्फ डायरेक्शन बताना है बस।
यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है? बस। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है तो क्या इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा? तो मैंने तुम्हें याद करो कल बताया था लास्ट क्लास में, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। हाँ या ना? और वो क्यों होता है 1 ये भी मैंने तुम्हें बताया था, फिर से समझो बच्चों। अगर यहां से कोई मेरे से पूछता है कि ताजमहल कहाँ है, तो मैं क्या पूरा अपना हाथ स्ट्रेच करके ताजमहल तक लेके जाऊंगा? मैं शक्तिमान तो नहीं हूं कि मेरा हाथ पूरा इतना लंबा हो जाएगा, ताजमहल तक चला जाएगा और फिर मैं बोलूंगा देखो ये रहा ताजमहल। क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, भाई साहब ताजमहल इस साइड है। हाँ या ना? तो ये जो मैंने मैग्नीट्यूड उसको दिया और ये मैंने डायरेक्शन बता दी, क्या इसकी जरूरत है? इसको और कम कैसे करोगे? आधा हाथ कर दो। ताजमहल कहाँ है? यहाँ पे है। तो मैग्नीट्यूड कम हो गया, डायरेक्शन बतानी थी, डायरेक्शन बता दी। इसको और छोटा कर सकते हो, इधर है, मतलब खाली कलाई जितना, इधर इधर मैग्नीट्यूड और कम हो गया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको सिर्फ उस इंसान को डायरेक्शन बतानी है ताजमहल की, मैग्नीट्यूड चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। और कम कर दो, इधर फिंगर जितनी लेंथ हो गई, इधर है। हाँ या ना? तो मैग्नीट्यूड फाइनली आपको कुछ तो चाहिए ही होगा। मतलब बिल्कुल जीरो मैग्नीट्यूड देकर के आप डायरेक्शन बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। तो याद रखना यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। मजबूरी है ना, क्योंकि बिल्कुल ही डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो आप बताओगे कैसे कि किधर जाना है? समझ में आ रहा है? तो एक बच्चे ने बोला सर आप ऐसे कर देना, नाक से पता लग जाएगा। तो अगर नाक की लेंथ पॉइंट कर रही है तो उसकी भी तो कुछ लेंथ है ना, तो 1 यूनिट तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर is a vector which is used to show direction only, and it has a magnitude of 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। बच्चों दुनिया के किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ए कैप। तो ऊपर क्या लगा देंगे? छोटी सी कैप। बच्चों अगर आपने कैप ना लगा के वेक्टर लगा दिया तो क्या हो जाएगा? तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि कंप्लीट वेक्टर बन गया। अगर वो कंप्लीट वेक्टर बन गया तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए, पर हमें तो खाली डायरेक्शन चाहिए, तो ए कैप आ जाएगा। और बच्चों अगर मैं कुछ भी ना लगाऊं तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा। समझ में आ गया? तो यूनिट वेक्टर सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। तो उसमें खाली इतना ही आएगा, कोई दिक्कत? बच्चों अगर मान लो मैं इस ए कैप का भी मॉड कर दूं, क्या आएगा? सोच के बताओ। अगर मैं ए कैप का मॉड कर दूं तो क्या आएगा? पहले याद करो, ए कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर। मॉड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो हमेशा क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। अभी तो बताया दुनिया में किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। समझ में आ गया? नहीं आ रहा समझ में? ख्याति समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। तो इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आया? यूनिट वेक्टर अपने आप में एक वेक्टर है, ये ध्यान रखना। ये मत सोचना कंप्लीट वेक्टर नहीं है, क्योंकि उसमें उसका पूरा कंप्लीट मैग्नीट्यूड हम नहीं दे रहे उसको, खाली डायरेक्शन बताने के काम आ रहा है, इसलिए मैग्नीट्यूड उसका 1 है। लेकिन है तो वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? एक वेक्टर ही तो है। लेकिन अगर आप उसका भी मॉड कर देते हो तो आपके पास 1 क्यों आ रहा है हमेशा? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। आगे बात समझ में? क्लियर है? अच्छा और एक बात, हम ये जानते हैं कि किसी भी वेक्टर के अंदर, जैसे ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। हाँ या ना? तो ए कैप यानी कि ए का यूनिट वेक्टर जो होगा उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मॉड।
इसको मॉड भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये बात समझ में आई है नहीं आई? फिर से समझ लो। दिस इज कंप्लीट वेक्टर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पर हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? खाली यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी कंप्लीट वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। और कॉमन सेंस यूज करो। न्यूमरेटर में कौन कौन है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। आपने डिवाइड किससे कर दिया? मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड जब उसमें से हट जाएगा तो बचेगा क्या? तो वही है एक है। आगे समझ में? जिसको समझ में नहीं आया इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल करें बच्चों? करें? अच्छा, यहां तक का स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है? मैं इधर का पार्ट इरेज करने जा रहा हूं और यूनिट वेक्टर को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है? मान लेते हैं बच्चों, जैसे ए वेक्टर हमको दिया हुआ है 2i + 3j - 4k। ये कंप्लीट वेक्टर है बच्चों, ठीक है? और देखो, वैसे तो अभी हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करी है, आएगा इस तरीके का आगे, पर मैं तुम्हें बता देता हूं किसी भी वेक्टर को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, ये मैं तुम्हें आगे की चीजें बता रहा हूं, ठीक है? तो किसी भी गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? √2² + 3² + -4²। मतलब यहां पर जो आपको ये टर्म्स नजर आ रहे हैं ना, a1 a2 a3, इन्हीं तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कितना आ गया? 4 + 9 + 16 कितना हो गया? नहीं, माइनस का स्क्वायर है ना, +16 आएगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √29। कोई दिक्कत? तो ये जो ऊपर आपको वेक्टर नजर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना आया बच्चों? √29। कोई दिक्कत? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि मुझे यूनिट वेक्टर बताओ, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करोगे? ए वेक्टर को डिवाइड कर दोगे उसी के मैग्नीट्यूड से। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए उस कंप्लीट वेक्टर को किससे डिवाइड कर दोगे? उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो मैंने पहले क्या निकाल लिया? अब मुझे क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर। तो ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए ए वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसी के मैग्नीट्यूड से, व्हिच मींस 2i + 3j - 4k अपॉन मैग्नीट्यूड कितना था? √29। खत्म, आंसर आ गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2/√29i + 3/√29j - 4/√29k। ये जो आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये क्या है? ये भी तो एक वेक्टर ही है। चेक करो, इसमें भी तो i j k आ रहा है। अगर ये मैग्नीट्यूड होता तो फिर एक प्रॉपर नंबर होता। इसके अंदर i j k आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि ये भी एक वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर ही होता है। तो ये वेक्टर आ तो गया। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? ऐसे। और उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है? उस कंप्लीट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। कोई दिक्कत? इस बात का क्या प्रूफ है कि दुनिया में किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है? मैंने तुम्हें बताया था, दुनिया में किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बताया था। तो कैसे प्रूफ करें? तो क्या आपके पास कोई यूनिट वेक्टर है? ये रहा। अगर मैं इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल दूं, क्या बनाएगा? देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, ए कैप का ही मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये तुम अच्छे से जानते हो, अभी बताया था। तो इस 2/√29 का क्या कर दोगे? स्क्वायर। 3/√29 का स्क्वायर प्लस -4/√29 का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, ना कि ए वेक्टर का। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रहा। लेकिन अब मैं किसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं? यूनिट वेक्टर का, ए कैप का। सिर्फ ये चेक करने के लिए कि वो 1 आता है या नहीं आता, या बस ऐसे ही लिख दिया। करो जरा सॉल्व।
बच्चों चेक करना ये कितना हो जाएगा, 4/29 प्लस 9 और प्लस 16 बच्चों इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 16, हाँ या ना। तो ऊपर भी 29 नीचे भी 29, कैंसिल आउट करोगे 1 आएगा, √1 कितना हो जाएगा। तो मैंने कोई जानबूझ के कोई कहीं से उठा के तो वेक्टर लिखा नहीं था, ऐसे ही कोई भी रैंडम वेक्टर बना दिया, और जब हमने उसका यूनिट वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करा तो क्या आया, क्लियर हो गया। मुझे लगता है यहाँ तक तो मैं यूनिट वेक्टर क्लियर हो जाना चाहिए। यूनिट वेक्टर के बारे में 2 बातें याद रखनी है, मैग्नीट्यूड हमेशा, और यूनिट मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, और यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का अगर फाइंड करना है तो उस कंप्लीट वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चले आगे करें शुरू। चलते हैं एक और टाइप के वेक्टर के पास, फ्री वेक्टर। बच्चों नाम से क्या समझ में आ रहा है, फ्री वेक्टर कौन सा होगा, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। समझ में आ रहा है, यानी कि अ वेक्टर whose initial point is not fixed is called free vector। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो ये एक रोड है और इस रोड पर एक कार स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है। तो इसका इनिशियल वेक्टर, जैसे यहां से गाड़ी स्टार्ट हुई तो यहां से स्पीड इसकी बढ़ रही है, और कहीं आगे जाके उसने गाड़ी को रोक दिया, फिर वहां से दोबारा स्टार्ट हुई तो एक नया वेक्टर बना। तो क्या इनिशियल पॉइंट फिक्स है, बार बार चेंज हो रहा है ना। अच्छा, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाते जाते इस पॉइंट पे उसने एक्सेलरेशन स्टार्ट कर दिया, तो मतलब वहां से एक नया वेलोसिटी वेक्टर बन गया। तो कोई कार अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रही है और एक स्ट्रेट लाइन में चले जा रही है, तो क्या उसको तुम एक फ्री वेक्टर मान सकते हो। समझ में आ गया ना, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है, यानी कि कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ। ये इसका एग्जांपल हो गया। नंबर 6, फिक्स्ड वेक्टर। इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है, इसका ऑपोजिट है, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया है, यानी कि अ वेक्टर या ऑल दोज वेक्टर्स whose initial point is fixed is called fixed vector। बच्चों याद करो, कल मैंने तुम्हें समझाया था पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये ओरिजिन है, तो ये कौन सा वेक्टर है, क्या पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स है। हाँ, अगर ये ए पॉइंट कहीं भी जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, तो आप इसकी पोजीशन चेंज करने के साथ साथ चेक करो, ए पॉइंट जैसे जैसे मूव करेगा वो उसका जो एरो हेड है वो मूव करेगा, पर इनिशियल पॉइंट तो फिक्स है ना। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, फिक्स वेक्टर। समझ में आ गया। एग्जांपल के तौर पे पोजीशन वेक्टर। क्लियर है, चले आगे। नंबर 7, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर के नाम से क्या समझ में आ रहा है, देखो मेरी बात सुनो, वो सारे वेक्टर जो एक प्लेन पर लाई करते हैं, देखो प्लेन इसलिए बोल रहा हूं मैं यहाँ पे क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मोशन इन अ प्लेन। वो सारे वेक्टर जो एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं और वो किसी भी एक वेक्टर के या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैटर नहीं करता, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बस याद रखना, डायरेक्शन के बारे में याद रखना, या तो एक गिवन वेक्टर के कोई दूसरा वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, या तो सेम डायरेक्शन में है,
या ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो सारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर वेक्टर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करता हूं बच्चों, डेफिनेशन इसकी लिखेंगे बाद में, पहले मैं समझा देता हूं। मान लो मैंने एक वेक्टर बनाया है यहां पे ए वेक्टर, समझ में आ गया? और जो बाकी सारे वेक्टर है ना, वो सारे देखो जरा चेक करो, क्या ये इसके पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, या बिल्कुल ही सेम वेक्टर बन गए, या यहां पर एक वेक्टर बना दिया, या यहां पर एक वेक्टर बना दिया, या एक यहां पर बना दिया, या एक यहां पर बना दिया, या एक यहां पर बना दिया। चेक करो एक बार, ये सारे वेक्टर या तो इस गिवन वेक्टर के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, या तो सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो ये सारे वेक्टर आपस में क्या हो गए? क्या हो गए? कोलिनियर वेक्टर। बोलो बात समझ में आ गई? यानी कि all those vectors which are either parallel or anti-parallel to a given vector are called कोलिनियर वेक्टर। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना, दे मस्ट लाई ऑन सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन पे लाई नहीं भी करते ना तो कोई खास इशू नहीं है। मान लो ये 3D में ही ले लो, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक इसके ऊपर है इधर जा रहा है, एक इसके आगे है इधर जा रहा है, तो कोलिनियर ही तो हुए। पर क्योंकि चैप्टर का नाम मोशन इन प्लेन है, इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज ऐड कर रहा हूँ। दे मस्ट लाई ऑन ए सेम प्लेन। और मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स कुड बी सेम और डिफरेंट, यानी मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है। ये लिखने के बाद आप इसमें ये डायग्राम बना सकते हो इसके नीचे, समझ गए ना? मतलब कि ये देखो, मतलब दोबारा बनाओ, ये क्लियर है? एक वेक्टर आपको जो गिवन वेक्टर है वो ए है, इसके कोई पैरेलल है, कोई एंटी पैरेलल है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, पर है ये सारे इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल। ये तो सेम लाइन में एक्ट कर रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे? कोलिनियर वेक्टर। समझ में आ गया? इसका डायग्राम बना लोगे? वो इरेज कर दूं? ठीक है। चलते हैं अगले वेक्टर की तरफ। कोप्लेनर वेक्टर। बच्चों इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? कोप्लेनर, एक ही प्लेन पर लाई करने वाले सारे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? इसका एग्जांपल भी दे दो। बच्चों क्या ये बोर्ड एक प्लेन है? अभी तक मैंने इस पर जितने भी वेक्टर बनाए या इरेज कर दिए, वो सारे कोप्लेनर माने जाएंगे या नहीं? हाँ या ना? बच्चों जिस फर्श पर मैं खड़ा हूं, इस फर्श पर जितने भी वेक्टर मैं बना दूं, उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, वो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो या पैरेलल ना हो, एक प्लेन पे तो लाई कर रहे हैं ना, तो सबको हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। अच्छा बच्चों, अगर मान लो कोई वेक्टर इस फर्श पे, फ्लोर पे लाई कर रहा है और एक वेक्टर इस बोर्ड पे लाई कर रहा है, क्या वो कोप्लेनर होंगे? समझ गए ना? वो अलग अलग प्लेन पर हो गए ना। तो कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं? ऑल दोज वेक्टर्स which lies on same plane are called coplanar vectors। मतलब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है,
कहीं भी जा रहे हो, पर है तो एक प्लेन के ऊपर ही ना, तो ये सारे क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर हो गया। नंबर 9, को इनिशियल वेक्टर्स। इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? अगर बहुत सारे ऐसे वेक्टर हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, उनको हम क्या बोलेंगे? देखो नाम से अगर काम समझ में आ रहा है ना, तो उसको रटने की जरूरत नहीं है। यानी कि ऑल सच वेक्टर्स whose initial point is same, whose initial point is same are called co-initial vectors। समझ में आ गया है? बना के दिखाऊं बच्चों? मान लो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इन तीनों की पोजीशन बताने वाले 3 अलग अलग पोजीशन वेक्टर बनेंगे या नहीं? अरे हाँ या ना? पर जरा चेक करो, तीनों का इनिशियल पॉइंट तो सेम है, तो क्या ये तीनों पोजीशन वेक्टर को इनिशियल वेक्टर हुए या नहीं? क्लियर हो गया। नंबर 10, को टर्मिनस वेक्टर। इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? ऐसे वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट, एंड पॉइंट एक पॉइंट पे मीट हो रहा है। समझ में आ गया? उनको बोल, जैसे इनका इनिशियल पॉइंट सेम था, और ऐसे वेक्टर जिनका टर्मिनल पॉइंट, एंड पॉइंट सेम है, तो वो हो जाएंगे कोटर्मिनल वेक्टर। यानी कि दोज वेक्टर्स whose terminal point acts at a same point are called co-terminus vector। समझ में आ गया? आप ऐसे समझ लो, ये एक पॉइंट है और इस पर फोर्स लगा रहा है कोई, इसको तोड़ना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। एक बंदा फोर्स लगा रहा है इधर से, एक इधर से फोर्स लगा रहा है, और एक इधर से फोर्स लगा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हो गया एफ ए, ये हो गया एफ बी, और ये हो गया एफ सी। तो क्या ये तीनों वेक्टर को टर्मिनस नहीं हो गए? क्योंकि इनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो गया, एक ही पॉइंट पे ऐड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कोटर्मिनस वेक्टर। तो ये कुछ 10 टाइप के वेक्टर है, ये कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना। अगर इन शब्दों का इस्तेमाल कहीं होता है तो बिल्कुल डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो बेसिक आइडिया मैंने तुम लोगों को टाइप्स ऑफ वेक्टर का दे दिया है। चले आगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन of a vector by a real number। इसका क्या मतलब है? मान लो बच्चों मेरे पास ये एक ए वेक्टर है, और किसी ने मुझसे ये कहा कि आप ए वेक्टर का मल्टीप्लाई -1 से करके दिखाओ। हम किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई किससे करने जा रहे हैं? मैथ वाले रियल नंबर से, इंटीजर्स, नंबर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। बच्चों क्या आ जाएगा चेक करना, -a वेक्टर। इसको बनाओगे कैसे? तो जितना बड़ा a वेक्टर है उतना ही बड़ा आप एक दूसरा वेक्टर बना दोगे, बस डायरेक्शन क्या कर दोगे? तो अगर ये a वेक्टर है तो ये क्या हो गया? -a वेक्टर। अगर मान लो किसी ने आपसे ये कहा कि a वेक्टर का मल्टीप्लाई 2 से करके दिखाओ, तो क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर हो जाएगा, मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का डबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? चेक करो, ये 2a वेक्टर हो गया कि नहीं? इसकी लेंथ इससे डबल है ना, डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी।
डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन सिर्फ यहाँ पे चेंज हुई है ऑपोजिट, क्योंकि माइनस हो गया था, वरना अगर ए है तो ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में रहेगा, और यहाँ पे 2 का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर मान लो कोई आपसे ये कहता है कि ए वेक्टर का मल्टीप्लाई हाफ से करके दिखाओ, क्या करोगे? तो सिंपल है, हाफ ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। तो हाफ ऑफ ए वेक्टर का मतलब डायरेक्शन थोड़ी ना हाफ हो जाएगी, मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। तो कैसा दिखेगा ये? अगर ये इतना बड़ा वेक्टर है तो आधा रह जाएगा। कितना रह जाएगा? सॉरी, हाफ ऑफ ए वेक्टर। अगर कोई आपसे कहता है कि ए वेक्टर का मल्टीप्लाई माइनस हाफ से कर दो, तो माइनस ए वेक्टर बाय 2 का मतलब क्या हो गया? अभी इसके आगे और समझाऊं, ये क्लियर हो गया? इसमें आपको कुछ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ वगैरह, ये खाली ऐसे भी लिख लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद बच्चों ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। कोई दिक्कत? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।